हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी सिंस 1951। 1951 से लेकर अब तक कैसी मॉनेटरी पॉलिसी रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर ये वीडियो आप AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI भी कहा जाता है, established on April 1, 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934 is इंडिया सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। जो एक एक्ट आया था 1934 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उस एक्ट के अंडर ये बनाया गया था। ठीक है। सिंस द एडॉप्शन ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1951, RBI हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, control inflation, ensure financial stability and manage currency and credit systems. Very important. जब से हमारे देश ने प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जो है फॉलो किया है 1991 से, प्लान तरीके से डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, RBI का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी को इस हिसाब से बना रहा है कि देश की तरक्की हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, मतलब महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और जो बैंकिंग स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, और करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहे, और क्रेडिट सिस्टम्स को अच्छे से देखा जाए। एवोल्यूशन ऑफ RBI's मॉनेटरी पॉलिसी सिंस 1951 कैसे कैसे आई? द ट्रेजेक्टरी ऑफ RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट फेजेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। कौन कौन सी? सबसे पहले फेज़ 1 जो कि 51 से 69 के बीच में चला, इसको हमने हेडिंग दिया डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये फेज़ 1 है। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या आ जाता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस planned economy with a focus on industrialization and agriculture development। तो 51 से लेकर 69 तक मेन फोकस था कि प्लान्ड तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करना है और फोकस रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलने पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनकरेज करने में, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे। तो इसके लिए मॉनेटरी स्ट्रेटजी क्या रही? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू सपोर्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, के पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की गई। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल वर्ड्स में कि मनी सप्लाई बढ़ाई गई, लोन ज़्यादा से ज़्यादा बांटे गए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फुल वीडियो बनाई हुई है। बी पॉइंट में आ जाता है यूज़ ऑफ बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड कैश रिजर्व रेशो। इनका इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स बांटे जाएं। फोकस ऑन क्रेडिट एलोकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल सेक्टर्स। मेन फोकस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटा जाए। इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड उस टाइम पे, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स टू लिमिट द क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पजेस। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स लाए गए ताकि लिमिट लगाई जाए कि लोग स्पेकुलेटिव पर्पजेस के लिए लोन्स ना लें। उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR जिसको कहा जाता है, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1956 में। अब आ जाता है फेज़ 2 जिसमें क्या हुआ? नेशनलाइजेशन एंड डायरेक्टेड क्रेडिट, दैट इज 1969 से लेकर 91 तक। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? Nationalization of 14 major commercial banks in 1969 to align banking with socio-economic goals। अब प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा थे 1969 से पहले। सरकार उनको कह रही है लोन्स दो, वो लोन ही नहीं दे रहे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स लाए गए। तो जो 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स थे उनको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि सरकार जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। इसमें मॉनेटरी स्ट्रेटजी क्या रही? ए, डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर हैं सरकार ने डिक्लेयर किए हुए वहाँ पे लोन्स जाए। एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल रखा गया ताकि मार्केट के फ्लक्चुएट होने से वो फ्लक्चुएट ना हो। एंड सी, हाई CRR एंड SLR टू फंड द गवर्नमेंट डेफिसिट्स को फंड करने के लिए, सरकार के लॉस जो घाटा हो रहा है सरकार को बजट में, उनको पूरा करने के लिए CRR और SLR को हाई रखा गया। मॉनेटरी कंट्रोल कैसे किया? फोकस ऑन मॉनेटरी टारगेटिंग, दैट इज 1985 ऑनवर्ड्स अंडर द चक्रवर्ती कमेटी रिकमेंडेशंस। तो जो भी चक्रवर्ती कमेटी रिकमेंडेशंस थी उसके हिसाब से मॉनेटरी टारगेटिंग रखी गई। बी, एम्फेसिस ऑन कंट्रोलिंग बोर्ड मनी, दैट इज ब्रॉड मनी। मेरे मुंह से बोर्ड मनी निकल गया, ब्रॉड मनी जो कि M3 है। मैंने M1, M2, M3, M4 इन पे अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इसमें ग्रोथ
इन लाइन विद जीडीपी। तो सिंपल वर्ड्स में कंट्रोल करने को कहा गया आरबीआई को कि भाई इन्फ्लेशन ही ना हो, तो ब्रॉड मनी को कंट्रोल करना है M3 को, इस हिसाब से कि देश की तरक्की हो, ये ना हो कि महंगाई हो जाएगी तो तरक्की तो फिर हॉल्ट पे आ जाएगी ना। चैलेंजेस क्या थे इस टाइम पे? राइजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, फिस्कल डोमिनेंस एंड वीक मॉनिटरी ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो काफ़ी वीक था, पैसा ऊपर से छोड़ तो देते थे मगर नीचे तक नहीं पहुंच पाता था इतना एफिशिएंट तरीके से। और फिस्कल डोमिनेंस मतलब सरकार का काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे डोमिनेशन था इकॉनमी में। फिर आ जाता है फेज़ 3, जिस टाइम पे एलपीजी आया था। लिबरलाइजेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन, जो कि 1991 से लेकर 2016 में आया। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 फॉलोइंग द बीओपी क्राइसिस, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस हो गया था, इस वजह से मेनली जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है कहते हैं, वो लाया गया। मनमोहन सिंह ने लाए थे ये। अब मॉनेटरी स्ट्रेटजी क्या थी इसके अंदर? शिफ्ट फ्रॉम मॉनेटरी टारगेटिंग टू मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच फ्रॉम 1998। जो मॉनेटरी टारगेटिंग अप्रोच थी उससे शिफ्ट होके मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच को फॉलो किया गया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 1998 ऑनवर्ड्स। फिर ग्रेजुअल रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर और सीआरआर को आस्ता आस्ता कम किया गया। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को मार्केट पे छोड़ा गया ताकि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड हो सके। मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट्स, जो एक्सचेंज रेट्स मार्केट डिटर्मिन्ड है वही काम करेंगे, मतलब एक्सचेंज रेट जो एक करेंसी का दूसरे करेंसी से रेट होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको भी मार्केट डिटर्मिन्ड किया गया। इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनोवेशंस, इस टाइम पे क्या हुआ? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन टू 2000 टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाएगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसको MSS भी कहते हैं, ये 2004 में लाएगी टू एब्जॉर्ब एक्सेस कैपिटल फ्लोज, के बाहर से जो एक्सेस कैपिटल फ्लोज आ रही उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम लाई गई। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेक्स मार्केट्स। तो मनी मार्केट, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है और जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं, इन सारी की सारी मार्केट्स में डेवलपमेंट आई इस टाइम पीरियड में। अब फोकस क्या था? इन्फ्लेशन कंट्रोल विद ग्रोथ, के ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम थ्रू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जो बेसल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए बैंकिंग सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना है। अब फोर्थ फेज आ जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि 2016 ऑनवर्ड्स चल रहा है। ठीक है, अब ये लेटेस्ट है तो इसको ध्यान से समझना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनेक्टमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2015, जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क का जो एग्रीमेंट था उसी में जो है एनेक्टमेंट लाएगी 2015 में। क्या क्या हुआ? मॉनेटरी स्ट्रेटजीज, इसमें ए आ जाता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम ऑफिशियली अडॉप्टेड। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशनरी टारगेटिंग के इन्फ्लेशन की जो टारगेट सेट करते थे सेंट्रल बैंक वाले या आरबीआई के इतना होना चाहिए, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी कि टारगेटिंग में ऊपर नीचे कर देते हैं कि भाई इतना प्लस इतना माइनस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% to 2%, के 4% से 2% के बीच में रहना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी। ये नहीं कि इतने % ही होना चाहिए, समझ की बात। फिर आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो MPC है, वो फॉर्म की गई 2016 में टू मेक रेट डिसीजंस, के जो रेट कट करने हैं, रेट कट नहीं करने, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जो हर क्वार्टर के बाद असेस करती है कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद डिसाइड करती है कि चेंज करने चाहिए रेट्स के नहीं चेंज करने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, रेपो रेट एज अ प्राइमरी पॉलिसी टूल, रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको SDF कहा जाता है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जो MSF और SDF है, इनकी इंपॉर्टेंस पहले से बढ़ गई है। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड फॉरवर्ड गाइडेंस देती रहती है कि भाई आने वाले टाइम पे हमें लग रहा है कि GDP इतने रेट से बढ़ेगी तो हम रेट कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और फॉरवर्ड गाइडेंस भी RBI प्रोवाइड करता है। RBI's रिसेंट फोकस एरियाज: ए, कंटेनिंग इन्फ्लेशन एमिड ग्लोबल डिसरप्शन, दैट इज यूक्रेन वॉर से हुए या कोविड-19 से हुए या किसी भी सिचुएशन से हुए, इसमें जो इन्फ्लेशन है उसको कंटेन करना, उसको कंट्रोल करना। बी, सपोर्टिंग इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी को और ज़्यादा तेज़ करना और सपोर्ट करना, ताकि वो अच्छे से लोन्स वगैरह बांटे जा सकें इस काम के लिए। मैनेजिंग लिक्विडिटी थ्रू कैलिब्रेटेड मेजर्स लाइक
ऑपरेशन ट्विस्ट एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, सिंपल वर्ड्स में रेट्स को ऊपर नीचे करके हेल्प करने की कोशिश करना कि जो लिक्विडिटी है वो पूरी इकॉनमी में मेंटेन रहे। यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स इंक्लूडिंग स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल टूल्स जैसे यूपीआई पेमेंट्स एंड डिजिटल जो करेंसीज हैं उनको एनकरेज करना चाहती है। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे क्या पता सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी ना निकाल दे कोई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन में अटैम्प्ट किए हुए हैं। आरबीआई यूजेज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आ जाते हैं। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कैश रिजर्व रेशियो है जिसको सीआरआर कहते हैं, एसएलआर जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाते हैं, इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आ जाती है। तो ये तो थे क्वांटिटेटिव के। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट राशनिंग के पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कम ज़्यादा, मॉरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो अब चैलेंजेस अहेड, सबसे पहला चैलेंज आ जाता है बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई साइड शॉक्स। तो ग्रोथ को बैलेंस करना है इन्फ्लेशन से। अगर ग्रोथ के लिए जाते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो ये भी पंगा है, तो ये भी चैलेंज है। नेक्स्ट, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, हर रोज़ ट्रंप कोई ना कोई टैरिफ लगा देता है या कोई ना कोई वॉर हो जाती है जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर असर पड़ता है, तो इसको भी मैनेज करना वो भी काफ़ी मुश्किल है। स्ट्रेंथनिंग मॉनेटरी ट्रांसमिशन इन लाइट ऑफ वेरिएबल लैंडिंग रेट्स, जो लैंडिंग रेट्स हैं वो अलग अलग करके जो स्ट्रेंथन करना मॉनेटरी ट्रांसमिशन को कि किस किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा जाए ताकि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इस हिसाब से हो कि नीचे वाले लोगों के पास भी पैसा पहुँच सके। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। डिजिटल डिसरप्शन एंड द नीड फॉर मॉडर्न मॉनेटरी टूल्स, तो जैसे जैसे डिजिटल डिसरप्शन आ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, कोई यूपीआई पेमेंट, कोई स्कैनर, कोई ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं कि हर रोज़ आरबीआई के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि वो रोज़ रोज़ पॉलिसीज़ बना सकें अच्छे से फाइनेंशियली कंट्रोल करने की उस सिस्टम को। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सेंट्रल बैंक मैंडेट्स, तो सेंट्रल बैंक के जो मैंडेट्स हैं कि मान लो पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा पैसा देना है, लोन देना है ताकि उसको डेवलप किया जा सके, मगर उस सेक्टर की वजह से क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये भी पंगा है। ठीक है, तो अब कंक्लूड करते हैं इस पूरे टॉपिक को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ evolved from a development oriented central bank to an inflation targeting monetary अथॉरिटी। तो कहाँ डेवलपमेंट रोल से इन्फ्लेशन कंट्रोल पे जो है लगातार ये तब्दील होता जा रहा है कि भाई मेन रोल तो है डेवलपमेंट करना ओवरऑल इकॉनमी की, वहाँ से डेवलपमेंट से चलते ये फॉरेक्स कंट्रोल और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की अथॉरिटी बनती जा रही है। While challenges have changed over the decades, the RBI has consistently adapted its policy framework and instruments to ensure monetary stability and support economic development. तो सिंपल वर्ड्स में आरबीआई अपने आप को लगातार चेंज करती जा रही है, इंस्ट्रूमेंट्स नए नए लाती जा रही है और इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मॉनेटरी स्टेबिलिटी करती है, जो मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उनकी मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगी और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी मेंटेन करेगी। गोइंग फॉरवर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, coordination with fiscal and innovative tools will be key to maintaining macroeconomic stability in rapidly changing global landscape. सिंपल वर्ड्स में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। किसके बीच में? सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच में और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच में नए नए जो इनोवेटिव टूल्स लाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई जा सके पूरे के पूरे ग्लोबल लैंडस्केप में, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए सिंपल वर्ड्स में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।